ने लॉन्च की माइक्रोसाइट ये नमो ऐप पर इनोवेशन भारतीय जनता पार्टी का और विशेष करके नरेंद्र मोदी जी के कार्य करने में हमेशा हम सबको दिखता है। यूथ इंडिया को इनोवेशन के माध्यम से, इस माइक्रोसाइट के माध्यम से कौन से काम सरकार ने 8 साल की अवधि में किया है और उसकी राइट इंफॉर्मेशन और उसको जानने के साथ साथ एक गेम के तरीके से खेलने का इस वेबसाइट में प्रयोजन किया गया है। नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे मोदी सरकार के 8 साल। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस ब्रीफिंग के जरिए कहा है कि ये 8 साल का कार्यकाल देश की तस्वीर बदलने वाला, प्रगति के पथ पर ले जाने वाला कार्यकाल रहा है। जो अब तक नहीं हुआ वो सब कुछ अब हो रहा है। एक नया इतिहास नरेंद्र मोदी सरकार का ये कार्यकाल रच रहा है। गरीबों के कल्याण की बात तो हो, चाहे सुशासन की बात तो हो, या विकास के पथ पर चलने की बात तो हो, या फिर करप्शन फ्री माहौल देने की बात हो, तमाम पहलुओं को लेकर के भाजपा का दावा है कि इससे बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं मिला। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ भाजपा से इस वक्त मनीष पारिक साहब जुड़े हुए हैं, बीएसपी से विष्णु कुलवाल साहब जुड़े हुए हैं, प्रियदर्शी भटनागर साहब हमारे साथ में कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं कुलवाल साहब आपके पास आना चाहूंगा। आपने भी सबने ब्रीफिंग देखी है। नड्डा साहब का साफ कहना है कि इससे बेहतर कार्यकाल जो एक प्रगति के पथ पर जा रहे हैं, ये सिलसिला आगे जारी रहेगा और ये केवल नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही संभव है। देखिए योगेंद्र जी, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात बोल रहे हैं तो जब सरकार उनके तो उनको तो उनकी बात ही बोलनी है। उनको विरोध करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सरकार का विरोध कर नहीं सकते वो। ये आप देखिए कि आज हिंदुस्तान के टीवी चैनल को देख लीजिए, ज्ञान व्यापी के सिवा कोई बात नहीं है। इस प्रकार की बातें करके ये आज टीवी चैनल क्या दिखा रही है, मुझको तो समझ में ये नहीं आता है। और आज जो ये प्रशासन वगैरह की बातें कर रहे हैं, तो क्या 70 साल के अंदर कुछ हुआ ही नहीं क्या देश के अंदर जो 8 साल में हुआ है? तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, गलत है। और ये एकदम भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने गलत बात बोली है। आज ये बोल रहे हैं धारा 370, आज ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर जो हमने बनाया है, तो भाई राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। तो आज आप इसकी अपनी ख्याति के लिए उसका यूज क्यों कर रहे हो? राम मंदिर तो प्रत्येक हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का दिल का हिस्सा है। उसको आप इतना क्यों राजनीतिक माहौल बना रहे हो कि राम मंदिर है तो भारतीय जनता पार्टी? इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। अब अगर ये इनको लगता है कि 8 साल में ही देश में शासन चला है और 70 साल में शासन नहीं चला है, तो इनको समझ लेना चाहिए कि 70 साल तक इन्होंने अपनी जिंदगी खराब ही की है। इस प्रकार की बातें करके क्यों गुमराह कर रहे हैं? खासकर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हिंदू भाइयों को क्यों ये आपस में टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं? इस प्रकार की कार्रवाई इनको नहीं करनी चाहिए। और देश हित में जो भी काम होता है, चाहे वो कांग्रेस ने किया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी करे हो, हम उसका समर्थन करते हैं। मगर ये किसी पक्ष का ये कहना चाहे कि हमने किया है, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। किस गरीब का काम कर दिया? क्या गरीब का काम करना इसे बोलते हैं क्या कि आप मन में जो उसके लिए कुछ बोल दो? किस गरीब का काम ना बताओ ना गरीब का। आप एक उजाला को लेके चल रहे हो, उसको गरीब के लिए क्या दे दिया आपने? आपने तो इतनी पार्टी उस गरीब की कि जिसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये प्रकार की बातें को गरीब के लिए। मैं वापस आ रहा हूँ कुलवाल साहब, वापस लौटूंगा आपके पास में। भटनागर साहब का रुख करना चाहूंगा मैं। प्रियदर्शी जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी का दावा है कि सुशासन, गरीबों के लिए कल्याण की योजनाएं हैं, विकास पथ पर अग्रसर भारत, और आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे मजबूत नेतृत्व के साथ मना रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही संभव हो पाया है। ये बीजेपी का दावा है। जी देखिए, वास्तविकता में तो ये जो 8 साल है ना, ये इस देश के लिए छलावे के 8 साल है। बेरोजगारी, महंगाई, काला धन, निजीकरण की जो सौगात माननीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो देश को दी है, उसको जनता कभी भी भूलेगी नहीं। आज आप देख लीजिए, कोरोना जो कुप्रबंधन था उसमें देश के अंदर 31 लाख मौतें हुई हैं, उसके बारे में तो इन्होंने नहीं बोला, कोरोना के बारे में भी नहीं बोला। आज इन्होंने इस बात का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया कि देश के ऊपर 614
अरब करोड़ का कर्जा है, उसका क्या है, अरब डॉलर का कर्जा है उसका, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। ये तथ्यात्मक बात है। उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया कि आज देश किस दिशा में जा रहा है, प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए का कर्जदार है, उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। दूसरी चीज इन्होंने ये भी नहीं बताया कि इनको जो 8 साल के अंदर जो 7 स्टार जो इनका कार्यालय बना है उसका पैसा कहां से आया, इनके 5,000 करोड़ का जो इनके पास में चंदा आया वो कहां से आया, इन सब बातों को ये नहीं बताएंगे। आज ये कांग्रेस की परिवारवाद की बात करते हैं। आज माननीय मोदी जी को भी तो बोलना चाहिए, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इनको बोलना चाहिए कि हम परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। आज पीयूष गोयल जो इनके केंद्रीय मंत्री हैं वो किसके बेटे हैं, वो वेद प्रकाश गोयल के बेटे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हुए हैं। इनके अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो किसके बेटे हैं, उनके पूर्व मुख्यमंत्री जो हिमाचल के रहे उनके बेटे हैं। तो इनके अंदर पूरा परिवारवाद है, सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ये उंगली उठाते हैं। वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी जातिवाद, ध्रुवीकरण 80-20 से ऊपर उठ नहीं पाई है। पूरी देश को दंगे की सौगात के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। ये दंगों की और जातिवाद की राजनीति करते हैं और ये देश को यही दे रहे हैं। जी मैं अभी मनीष पारिक साहब से बात कराता हूं। अभी मनीष पारिक साहब, आपने सुना आपके 2 विरोधी दलों के साथी आपके साथ में बैठे हुए हैं, उनका अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी बातें हैं। आपका ये कहना है कि जो कुछ हुआ है अभी हुआ है। नड्डा साहब को मैं सुन रहा था मैं, लेकिन एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि निश्चित रूप से चुनी हुई सरकार है और 1984 के बाद में किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी 2014 में मिली, ये अच्छी बात है। मजबूत सरकार तभी बन पाती है, लेकिन ये हमेशा खारिज करना कि पहले कुछ नहीं हुआ है, तो अभी हम आईपीओ जारी करते हैं, बहुत सारी चीजें किस पे बिहाफ पे कर रहे हैं फिर हम ये? तो यही है कि आज मेरे यार की शादी है, तो ऐसे थोड़ी होता है किसी की शादी हुई नहीं कभी। दूल्हा है, दूल्हा बना हुआ है, तो उसके पिताजी की शादी की तस्वीर दिखाए, क्या करे? कार्ड छपाए तो उस लड़के लड़की की शादी का छपाए या उसके दादाजी का छपाए पहले, फिर उसके पिताजी का साथ में लगाए, नत्थी करे, उसको बंच बनाए और कहे हमारी शादी में आना। मतलब पिताजी का जिक्र होता है, लेकिन कार्ड में पिताजी का जिक्र होता है, लेकिन आप तो वो भी जिक्र करना चाहते हैं। तो सबको ही पता है, ये पहले प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री, तीसरे प्रधानमंत्री, पता ही है। ये तो आप समझ रहे हैं योगेंद्र जी की। मैं समझ रहा हूँ सर, मेरा सवाल इस वजह से, मनीष जी, सिर्फ इस वजह से मेरा सवाल है, नड्डा साहब ने जो कहा कि पहले कुछ नहीं हुआ, उस हिसाब से मैं बात कह रहा हूँ, बाकी मेरा कोई वो नहीं है। आप नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं तो ये मेरे दूर विरोधियों जो आपने कहा वो बता रहा हूँ, दोनों दोस्त है मेरे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात पहली बार हुआ है कि जैसे अभी कोई धमाके नहीं हुए, बम विस्फोट नहीं हो रहे हैं, आतंकवाद का कोई काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार बंद हो गया है, मंत्री जेल जा रहे थे, आपने देखा ये राजा कनिमोई जी और कौन कौन थे वो बंद हो गए। ये तो है ही, ये पहली बार हुआ है। दूसरी बात, जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो जितना आज है उतना कभी नहीं था, ये पहली बार हुआ है। ऐसे पहली बार वाले बहुत काम है। और आप समझिए कि 276 योजनाएं आप 6 साल में करिए, बड़ी बात है, एक साथ बनाना, और लगातार रिपीट हो रहा है। एक बार चुनाव जीत गए 5 साल, उसके बाद में दूसरा कार्यकाल जनता ने दिया है, तो आशीर्वाद तो है ही। अब ये जो आशीर्वाद है, इसके बाद में जो 2 बातें फर्क आई है। पहली चीज, पहले करोड़ों के घोटाले होते थे, करोड़ों की योजनाएं बनती है और करोड़ों शौचालय बनते हैं, जनधन खाते खुलते हैं, ये सब आप समझ सकते हैं, करोड़ों गैस के चूल्हे दिए जाते हैं। करोड़ों कोरोना का हुआ है, पहले भी करोड़ हुआ करते थे, करोड़ों के घोटाले होते थे, अब करोड़ों की योजनाएं होती है, माँ बहनों की इज्जत घर बनते हैं करोड़ों, ये सब करोड़ों हो रहे, तो ये फर्क तो है। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो देश में जो पहले बात था कि हम शिकायत करते थे पाकिस्तान की जाके यूएनओ, अब यूएनओ में पाकिस्तान शिकायत कर रहा है, ये फर्क तो है, आप समझ सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये फर्क तो है कि चाइना उधर उसमें कॉरिडोर पे जाके और रास्ता बना रहा था, अब चाइना ने हटा लिया, तो चाइना की योजनाएं बदल रही है, ये पहली बार है, ऐसा तो पहले नहीं था। तो मैंने आपको लगभग 1 दर्जन बातें ऐसी बताई जो पहली बार है, और ये दोनों भी नहीं मना कर सकते उसके लिए, ये फर्क तो है ही। अब ये तो कह रहे हैं, जैसे नड्डा जी के लिए कहा विष्णु जी ने कि वो इनका करेंगे, उनकी पार्टी के हैं, तो ऐसे ही ये बसपा के हैं तो कहेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे मित्र वकील साथी हमारे ये कांग्रेस के हैं तो कहेंगे, लेकिन मैंने आपको जो 12 बातें बताई है जो पहली बार हुई है, इससे इनकार नहीं कर सकते, मेरा जवाब यही है। जी सुना गोलवाल साहब। योगेंद्र जी,
आज मेरे दोस्त मनीष जी पारिक ऐसी बात बोले कि 12 बातें बताइए, मैं इनको 24 बातें बताता हूँ जो इनके शासन काल में हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी खुद का संगठन देख लो, जहां इनके एमएलए जाते हैं वहां इनका प्रदेश अध्यक्ष नहीं जाता। यह भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम है। आज पेट्रोल डीजल और गैस के लिए प्रधानमंत्री जी हमारा कोई है, और जब रेट घट जाती है तो प्रधानमंत्री जी प्रकट हो जाते हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी का काम है। महंगाई को देख लीजिए, ऐसी कौन सी चीज है जो महंगाई में नहीं है। आज ये भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है, ये भी मनीष जी को पता होना चाहिए। आज देखिए देश में देश के दो प्रमुख उद्योगपति हैं, वो भी हमारे गुजरात से आते हैं, गौतम अडानी जी, मुकेश अंबानी जी। ये भी एक बीजेपी की मिसाल है। तो आप क्या क्या मिसालें बताओगे मनीष जी? भ्रष्टाचार तो आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा है। आज विधायक के टिकट बेचते हो आप लोग, आप लोगों को याद नहीं है? आप दिखाते हो कि हम ईमानदार हैं, आपको सब जनता जानती है कि आप कितने ईमानदार हैं। आज को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन 8 साल से क्या मतलब है टिकटों का कुलवाल साहब, 8 साल से क्या मतलब है? नहीं, 8 साल में तो योगेंद्र जी 8 साल के विकास किए ना इन्होंने, तो विकास तो हम भी तो बताएंगे भाई आपके यहाँ कहोगे तो विकास हुए हैं। ये विकास की बातें करते हैं ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं दिखता विकास कि राजस्थान में क्या हो रहा है, संगठन अलग चल रहा है, इनके विधायक अलग चल रहे हैं, ये क्यों नहीं दिखता इनको? ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम होता है। उससे तो विरोधी दलों का फायदा होगा, आप अपना फायदा तलाशते हैं। बीजेपी ज्ञान व्यापी की बातें करके आज ये हिंदू को तोड़ना चाहते हैं। इससे हिंदू टूटने वाला नहीं है, ये हिंदू को तोड़ना चाहते हैं। आप टीवी चैनल खोल लीजिए ना, एक ही नारा, क्या देखो टीवी चैनल को? हम तो टीवी देखना भी बंद कर दिया। क्या करें? एक ही एक आदमी, एक ही एक व्यक्ति सिर्फ जो झूठ ही बोलता हो सुबह से, ऐसे व्यक्तियों की फोटो दिखा के गुमराह करना चाहता है चैनल। हम गुमराह होने वाले नहीं है, हम देशभक्त लोग हैं, इस देश के लिए अपनी कुर्बानी भी दे सकते। क्या बात है। देख लो योगेंद्र जी, आप अब चैनल बंद करो, ये दिखाना बंद करो। नहीं, आपको पता है मनीष जी, आपको नहीं है, चैनल से दिखाओ, खुद दुखी हो आप लोग। ये गले में लगा के घूमने से काम चलने वाला नहीं है। आप तो यहीं बैठे हो, देखो आपके बाद वाले काका आगे पहुंच के पार्टी छोड़ते हैं, उनको राष्ट्रपति का टिकट मिलता है। छोड़ो सर, मनीष बाबू, मल्टीनेशनल कंपनियां बढ़ती है तो खुश होते हैं। मनीष बढ़ रही है, मन की बातें मत करो यहाँ पर, मन की बातें फिर कभी कर लेंगे जी। चलिए भटनागर जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए जो भी है स्थिति, आपने आरोप लगाए हैं कुछ, अभी मनीष पारिक साहब ने उनका जवाब भी दिया है। एक बीजेपी का ये कहना है कि हमने ट्रांसपेरेंसी को फॉलो किया है, यानी कि हमने सुशासन दिया है, बिल्कुल सारा सिस्टम करप्शन फ्री किया है, और जन धन के जरिए या फिर मुद्रा लोन के जरिए हमने जो खाते खोले हैं वो सीधा पैसा गया है। बिचौलिया का काम खत्म कर दिया, जहां से करप्शन की जड़ थी उसी को हमने खत्म कर दिया। ये बीजेपी का दावा है। देखिए, ये हाथी के दांत दिखाने वाले अलग हैं, खाने वाले अलग हैं। ठीक है, ये जो ये बातें बोल रहे हैं, इस बात के साथ साथ में इनको भारतीय जनता पार्टी को अपने इस इतिहास को भी देख लेना चाहिए कि इस देश के अंदर कितना पैसा लेके लोग भागे यहाँ से, और उन भागने में भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रही है। नाम सबको पता है, जितने मोदी हैं उनके बारे में आपको पता है वो देश से कहाँ भागे हैं। दूसरी चीज, जैसे कि मेरे साथी बसपा से बोल रहे थे, अडानी जी, अंबानी जी, उनका भी इतिहास इनको पता है। तो ये जो पैसा, देश का, जनता का पैसा जो इन्होंने बड़ी कमाई उधर दी है, उसके बारे में तो ये नहीं बोल रहे हैं। छोटी सी चीज के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में आज इस चीज का जवाब क्यों नहीं देते हैं कि ये बार बार 70 साल की दुआई देते हैं। मैं आपको मोदी जी की एक बात याद दिला दूं, मोदी जी ने खुद ने अपने भाषण में यह कहा था कि उन्होंने एक नारा दिया था कि परिवारवाद में आपको 7 एम्स मिले, अब आपको स्वराज के अंदर आपको 13 एम्स मिलेंगे। आज आप देख लीजिए, 8 साल हो गए, इस देश के अंदर 10 एम्स, 10 अस्पताल भी नहीं बन पाए। जिस देश के प्रधानमंत्री को इस देश के स्वास्थ्य की, चिकित्सा की चिंता नहीं है, वो क्या करेगा? आज कांग्रेस का जो कुछ भी है, जो कुछ भी भूमिका है, उसको ये नजरअंदाज करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इसने इस देश की क्या हालत कर दी, इसके पास में इनको जवाब है क्या? महंगाई के विषय में इन्होंने बताया क्या? इन्होंने बताया कि गैस के क्यों भाव बढ़। चलिए भटनागर साहब, क्या लगता है आपको देश का हाल क्या हो गया ऐसा? महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, पूरे देश को उन्होंने बेच दिया। आज ये वायरल हो रहे हैं उनके वीडियो, जब ये कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो आप देख लीजिए मोदी सरकार। दूसरी चीज, मैं आपको एक बात और बता दूं, 8 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को पूंजीवाद दिया है,
और राजशाही दी है, उसका जीता जागता उदाहरण मोदी जी हैं। आज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी पे निर्भर, एक व्यक्ति पे निर्भर पार्टी है। आज आप देख लीजिए, खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मोदी जी के फेस पे चुनाव लड़ेंगे, यानी कि फेस के अलावा इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, इनका कोई आधार नहीं है, इनके पास कोई विचारधारा नहीं है, इनके पास में सिर्फ एक चेहरा है। वो चेहरा जब तक है तब तक तो ये पार्टी है, उस चेहरे के बाद में ये पार्टी भी नहीं है। दूसरी चीज आप देख लीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र और आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर 11 सदस्य हैं, उन सदस्यों में आज की तारीख में सिर्फ 4 हैं। जो वो कौन है? अमित शाह है, जेपी नड्डा जी हैं, गडकरी जी हैं, और जो चारों एक ही टीम के आदमी है, बाकी पद रिक्त कर रखे हैं। विरोधियों को बोलने वालों को कोई स्थान ही नहीं दिया गया है, ताकि टिकट बंटवारे में या जो भी नीति निर्धारण है उसमें ये अपनी राजशाही दिखा सके। तो मैं शॉर्ट में आपको यही कहना चाहूंगा, इस पूरे देश को जो अंग्रेजों का शासन था उसका दूसरा रूप इन्होंने दिखा दिया। जो तानाशाही पहले थी वो तानाशाही इन्होंने दिखा दी। मोदी जी के सामने बोलने वाला आज कोई नहीं है। मोदी जी इतने बड़े बोल बोलते हैं, वो कहते हैं, इसको तो जेपी नड्डा जी ने नहीं बताया आज अपने अभिभाषण में, कि मोदी जी ने खुद ने कहा था कि आज कमल को जो वोट दोगे वो सीधा मोदी के खाते में जाएगा, सीधा मोदी जी को मिलेगा। यानी कि आज मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा हो गए, ये इनका इतिहास है जी। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूँ, आपने तमाम जो सवाल खड़े किए मनीष पारिक साहब से मैं जवाब दिलवाऊंगा। मनीष जी सुना, मैं क्वेश्चन नहीं दोहराऊंगा, समय कम है, आपने दोनों आपके साथियों को सुना है, मैं उनका जवाब चाहूंगा आपसे। ये तो बयानों के बिहाने गा रहे हैं, आपको ही लॉजिक तो है नहीं, गा रहे हैं, गाड़ियां गाते हो, शादी ब्याह में ऐसे कर रहे हैं। आप समझ सकते कोई एक तथ्य ऐसा नहीं है कि मोदी जी की चलती है। अरे प्रधानमंत्री है, अरे मनीष जी शादी वही नहीं हुई आपकी, मानते हैं। मैंने तो बताइए, मोदी जी ने जो बोला है मैंने वो बोला है। आप बात करो। जनरल, मेजर जनरल ऐसे होते हैं तो मिलिट्री जैसा रूल है, ये पक्की बात है। और ये संगठित है, जो अनुशासित संगठन है, वो नेता हमारी सब इनके नेता की नहीं मानते हैं। 48 करोड़ बेरोजगार हैं, 48 करोड़ बेरोजगार हैं, इसके बारे में बताया क्या नड्डा साहब ने कि देश में आज 48 करोड़ बेरोजगार है, 62 लाख नौकरियां आज सरकारी नौकरियां खाली हैं, इसके बारे में बताया क्या इन्होंने? नहीं बताएंगे वो। जवाब सर, जवाब बेरोजगारी महंगाई सब पे बोल रहे हैं। मैंने आपको कहा, दो जो बड़े व्यापारी हैं जिनका नाम बार बार लेते हैं, वो तो पहले से बने हुए हैं, व्यापारी तो थे ही 2014 के पहले, एनपीए सब पहले के हैं। जो एनपीए है, इन्होंने कहा जो नॉन प्रोडक्टिव सारे अकाउंट्स जो हैं वो भी पहले के बने हुए हैं। जो यहाँ से भागे उनमें से किनको वापस से संपत्तियां जब्त की है वो इनको पता है। तो ये सारे जो इन्होंने बातें बताई, उनके मेजर्स उठाए गए हैं, कदम उठाए गए हैं। और ये पक्की बात है कि अब मायावती जी के पास में 1000 सैंडल नहीं है, ये बात है। लेकिन व्यापारी के पास तो पैसे होने ही चाहिए। अगर देश का व्यापारी के पास पैसे नहीं होंगे, देश का इंडस्ट्रियलिस्ट अगर पैसे नहीं होंगे, तो वो तो देश के लिए बुरा है। कारपोरेट वर्ग को टैक्स क्यों माफ किया है? गरीबों पे टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? डेवलप करने के लिए उनको छूट क्यों दी जा रही है? पॉलिसी है। तो 5000 करोड़ का चंदा कहाँ से आया है? आप समझिए, ये उसी की परिणति है। 5000 करोड़ का जो चंदा आया है, ये उसी का रिटर्न है। अरे सुनो तो, जो आदमी इंडस्ट्रीज को डेवलप करेगा, उससे वहां पर उत्साह बढ़ेगा, तो रोजगार बढ़ेगा। अब आप इनको डिमोलिश कर दो, क्रश कर दो इंडस्ट्रीज को, टैक्स लगा दो, लाद दो इन पे, और फिर आप वो कांग्रेस को वोट दे दें। आप तो ये चाहते हो, हम थोड़ी करने देंगे। ये आपकी कोई भी प्लान को सफल नहीं होने देंगे, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। दूसरी बात, रोजगार बढ़े हैं, मैंने आपको निवेदन किया, जो स्वयं रोजगार की बात है, तो मुद्रा लोन के जरिए 50,000 करोड़ रुपए तो राजस्थान के युवाओं ने लिए हैं, शिशु लोन में, तरुण लोन में, युवा लोन में, वो आपको पता है। और जो ये स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये पक्की बात है, कुशल श्रमिक जब हो जाएंगे उस समय बेरोजगारी की दर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जो महंगाई की इन्होंने कहा, वो मनी इन्फ्लेशन रेट वही 7% पे स्टैटिक था, अब 5.7% है। वही मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 11.2% चला गया था। तो आप ये नहीं कह सकते कि महंगाई की दर सर्वाधिक है। सर्वाधिक तो मनमोहन जी के टाइम पे थी, जब 11.2% था इन्फ्लेशन रेट। तो ये भी आप समझते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, मैं सारी बातें हैं, और केवल कहने के लिए कहना है तो वो ठीक है, लेकिन देश के व्यापारियों की इज्जत करिए। ये नाम ले लेके जिनको आप बदनाम कर रहे हैं, इज्जत है, देश के लिए टैक्स देते हैं, मनीष जी तरक्की लाते हैं, वो देश को रोजगार देते हैं। और अगर उनके पास पैसे बढ़ गए हैं तो आपको क्या दिक्कत है? ये दो ही व्यापारी देश में,
दूसरी ये बात, दो ही व्यापारी एक देश में। व्यापार जी, चलिए, मैं ये बात बताओ ना, करता हूं, का देश है। समय का अभाव आप है। बताइए व्यापारी क्या लेता है? आप और भारत से मसाले लेके गए थे, उससे पहले से स्वर्ण युग और ताम्र युग चलता था। आपने देखा है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे काशापन चलते थे। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा मनीष जी, भारत का मनीष जी, व्यापार फुलवाल बहुत साहब, अच्छा मनीष है। जी और फुलवाल साहब, मैं मनीष जी रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। तो चलिए, मोदी सरकार के 8 साल पर जेपी नड्डा साहब ने जो कुछ कहा, हमारे साथ विरोधी दलों के जो साथी थे उन्होंने अपने नजरिए से देखा उसे। खैर चलिए, 8 साल का जो सफर है मोदी साहब का, उसको लेकर के चर्चा की हमने। आप तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।